Hello everyone, myself Shweta. So today I am going to tell you about contract law, Indian Contract Law 1872. So you have already saw in my previous videos. So I have told that in that video. So I will be put my another playlist about semester which subject will be comes into exam. सो वन पॉइंट आई हैव टेकन इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो कि एक यह सेमिस्टर फर्स्ट का एक सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कुछ सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। वो पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो वो पॉइंट्स आपको ऊपर दिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट में इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसका इंट्रोडक्शन होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिस्टोरिकल उसमें बैकग्राउंड पता चलेगा, ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्या इम्पोर्टेंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके क्या एसेंशियल्स रहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा रहेगा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड रहेगा एग्रीमेंट्स एंड ऑफर, एंड थर्ड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंसिडरेशन। ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी रहता है। ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए जिससे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फ्री कंसेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें फ्री कंसेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, एंड देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए पर्सन की। कैपेसिटी, हम जैसे कोई भी काम करते हैं, पर्सन की कैपेसिटी होना चाहिए, उसके बाद में काम करेगा। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा है या फिर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों भी पार्टी कैपेबल है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट में। जैसे कि हु कैन एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देन उसमें ही पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि माइनर्स के साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर सपोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी, जैसे कि आप 18 ईयर के से कम बच्चे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कितना भी रहने दो, आपने उसको पैसे दिए हैं, दो पार्टी है कि हाँ सपोज मैंने 50,000 रुपीज़ वो बच्चे को दिए कि तुम मेरा बाइक, मैं तुमको 50,000 रुपीज़ देता हूँ, तुम मुझे बाइक दे दो, मुझे खरीदना है। तो वो पर्सन ने बोला ठीक है चलेगा, आप मुझे 50,000 दे दो और मैं तुमको बाइक दे दूंगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब भी उसने 50,000 रुपीज़ जो ए पार्टी है सामने वाले बच्चे को दे दिया, जिसकी एज 18 से कम है, माइनर है, तो वो उसने पैसे तो ले लिए एंड आफ्टर दैट वो डिनाई कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा अपनी बाइक। सो घर पे चला गया। तो अगर आप इस केस को सू करने जाओगे कोर्ट में, तो वो नहीं, कोर्ट में आपकी जो सुनवाई है वो नहीं होगी। वो पॉइंट इस बात पे अटक जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो ये एक कैपेबल रहता है। सेम चीज अगर हम लोग कैपेबल में आ जाता माइनर, और सेकेंड चीज इसमें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड जैसे कि थोड़ा अनसाउंड माइंड है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या भी तो वैलिड नहीं होगा। पर्सन इनकैपेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द एक्ट, अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल तुमने एक पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मतलब ऐसा ऐसा काम है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी है कि तुमको ये एक्टिविटी करना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही नहीं समझा और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दी, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट अ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पहले हम देखते हैं एग्रीमेंट्स आता है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है, देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ ट्रेड,
मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग, ये सारे पॉइंट्स वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे। एंड देन नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसमें पॉइंट आएगा, एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, दिस पार्ट विल बी कम। सो इसमें जो पॉइंट्स है जैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल फॉर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्या रूल रहेगा परफॉर्मेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसकी रेमेडीज क्या है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर कोई भी पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसकी क्या रेमेडी रहेगी वो। एंड नेक्स्ट इसमें है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, देन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, एंड देन नेक्स्ट पार्ट स्पेसिफिक रिलीफ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या रिलीफ भी है ये पॉइंट में, कॉन्ट्रैक्ट जब भी किया है वो भी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ में पॉइंट्स आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देन रेसिशन ऑफ कैंसिलेशन, एंड देन इंजंक्शन क्या रहते हैं, एंड देन रिव्यू और क्वेश्चनियर। सो ये सारे चीज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिस्कस करते हैं जो कि हमें यूजफुल रहेगा एग्जाम के लिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इट्स ओवरव्यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ, इट्स अ कॉमर्शियल लॉ इन इंडिया विच इज लेड डाउन इन लीगल फॉर एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, सो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी जनरल लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही रहते हैं। जैसे हम नॉर्मल इसमें देखते हैं, मॉर्निंग में किसी से बातचीत होती है, अगर हम लोग सपोज फॉर एन एग्जांपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं उसको, हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी हो गया और जो वेजिटेबल हो गया, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, सामने वाला जो पर्सन है उसको हम लोग बोलते हैं कि आप मुझे वेजिटेबल दे दो, हम आपको उतना पैसा दे देंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक नॉर्मल छोटा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया। तो ये कॉमर्शियल टर्म में कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें दो पार्टी होना इम्पॉर्टेंट होता है, कभी भी एक पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए दो पार्टी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। कभी भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टी का होना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होता है। पार्टी में एक जो रहता है वो एक प्रपोजल पहले रखता है, प्रपोजल पहले बनेगा। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला कि मुझे यह एक पेन सेल करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताती हूँ। तो सेल करना है, उसमें सबसे पहले जो ए पर्सन है वो एक प्रपोजल रखेगा बी वाले पर्सन को कि मुझे ये पेन को सेल आउट करना है। दूसरा बी वाला पर्सन उसको सुनेगा, फिर उसके बाद में वो पूछेगा कि अपनी विलिंगनेस बताएगा कि हाँ क्या है आगे। पूरा जो ए पर्सन है उसको वो बोलेगा कि मुझे ये पेन 10 रुपीज़ में सेल करना है। उसने पहले अपनी विलिंगनेस बताई, उसके बारे में उसने अपना कंसिडरेशन हम लोग उसको बोलते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो उसने कंसिडरेशन बोला कि मैं 10 रुपीज़ में यह पेन सेल करना चाहता हूँ, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। पहले ए पर्सन ने बी को बोल दिया कि मुझे 10 रुपीज़ में पेन सेल आउट करना है, लेकिन बी के तरफ से यस नो कुछ भी नहीं आया। अगर उसका यस नो कुछ नहीं आया तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन अभी पेंडिंग है। कम्युनिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बात पहुंच गई, अभी बी पर्सन बोलेगा हाँ आई एम रेडी टू टेक योर पेन इन 10 रुपीज़ में, वो रेडी हो गया, तो एक ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये एक वैलिड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलेंगे। इसी चीज़ में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोल सकते हैं, या एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। कब होता है
कब काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला कि मैं 10 रुपीज़ में यह जो पेन है आपको सेल करना चाहता हूँ बी वाले पर्सन को। बी वाले पर्सन ने बोला कि मैं ये पेन ले तो लूँगा, बट क्या आप इस पेन को 10 रुपीज़ में नहीं, आप इसको 9 रुपीज़ में सेल करो। तो इसने क्या किया, ये ऑफर कर दिया कि वापस से सामने वाले को प्रपोजल रख दिया, किसने, बी पर्सन ने। तो ये एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट में आता है क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट कभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट सेम टर्म्स सेम सिचुएशन जो क्रॉस हो जाती है, पर्सन ए और बी, जो मतलब पर्सन ए जो मतलब सेल आउट करना चाह रहा है, दूसरा वो परचेस करना चाह रहा है, तो वो क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। इम्प्लाइड इन द सेंस मतलब कि वो इम्प्लाइड होता है, या वर्बली ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो भी एक वैलिड हो सकता है, लेकिन टेलीफोन पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रपोजल या ऑफर दे रहा है, वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। बी पर्सन है, उसको सुनाई देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया ओवर अ कॉल कि मुझे, सेम एग्जांपल में दोहराऊंगी, सेम जो पेन है मुझे सेल आउट करना है 10 रुपीज़ में। उसने बी पर्सन ने जो 10 रुपीज़ वाली जो बात है वो सुनने के पहले वो जो लाइन है फोन की वो कट हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये अभी तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अगर सपोज ये पूरी बात हो जाती है तो वो कॉल पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। जो बी वाला पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि ये वाला किसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है, ये सारी चीजें लागू हो जाती हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि मैंने अभी काफी सारे एग्जांपल दिए। अभी हम एक सेक्शन की बात करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सेक्शन रहते हैं, सेक्शन 1 से लेके 238 होता है। इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, जनरल प्रिंसिपल लॉ, उसमें जनरल प्रिंसिपल लॉ में 1 to 75 सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट होता है, इंक्लूड होता है जैसे कि स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेक्शन 122 से लेके 238 तक कॉन्ट्रैक्ट जो भी सेक्शन है वो इंक्लूड होते हैं। इसमें इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होती है, गारंटी होती है, बेलमेंट होता है, प्लेज होता है एंड एजेंसी। जब भी हम 122 से 230 के सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फोकस रहेगा 1 to 75, क्योंकि 1 to 75 कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सेमिस्टर है उसमें 1 to 75 के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग हमारा फोकस रहेगा 1 to 75 सेक्शन का। तो ये हमने जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। सेकंड हमारा है व्हाट इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज लाइक सबसे पहले इसमें प्री एरा आता है, प्री इंडिपेंडेंस एरा। जैसे इंडिपेंडेंस एरा में 1872 25 अप्रैल को ये कैसे केम आउट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। 1 सितंबर 1872 इसका जो डेट है वो इन्फोर्स हुआ। रिजल्ट हुआ ये हुआ कि विच इज अ नीड टू यूनिफॉर्म एंड सिस्टमेटिक, मतलब सब जब पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म आया, मतलब एक जो लॉ है वो सब जगह एप्लीकेबल हुआ। एंड सिस्टमेटिक लीगल फ्रेमवर्क उसमें इन्वॉल्व हुए, लीगल फ्रेमवर्क देन फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रहते हैं, और उसमें डाइवर्स लोकल प्रैक्टिसेस रहती है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो सेकंड होता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लॉ। इसमें जो इंग्लिश लॉ है वो भी इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे कि एक्ट इज लार्जली बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल हो गई। इट हैज बीन एडेप्टेड फिट टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जैसे कि मतलब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब भी हुआ था वो प्री एरा के टाइम पे, प्री एरा इन द सेंस इंडिपेंडेंस के पहले, जो हमारा इंडिया उस टाइम पे
फ्रीडम नहीं मिली थी। लेकिन तो उस टाइम पे हम जो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, उनके माइंड में था, वो तो ऑलरेडी पहले से ट्रेड करने आए थे, उनका माइंड क्लियर था कि हमको इंडिया में आके ट्रेड करना है। तो उन्होंने सोचा ट्रेड स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम ट्रेड करना है मुझे, ब्रिटिशर्स का जो माइंड था, उन्होंने सोचा कि हमें ट्रेड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लेकिन स्टार्टिंग से नहीं आया, छोटे स्मॉल इसमें आया कि हाँ सपोज मुझे जैसे कि मसाले हैं, सबसे पहले उनका यहाँ पे फोकस था, जो इंडिया के जो मसाले थे वो उनको मतलब लेके अपने कंट्री में लेकर जाना था। तो स्टार्टिंग में तो जेन्युइनली उनका हो गया था मतलब ट्रेड, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाने लगा तो उनको दिमाग में आया कि ये जो हम जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें वर्बली तो ठीक है, लेकिन वो सिस्टमेटिक रिटर्न वे में होना चाहिए। वो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि रिटर्न मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में जनरेट हो गया। तो तब से ये कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ। तो वही जो उनका पर्सपेक्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस टाइम की चीज़ें हैं एप्लीकेबल हो गई। आज भी हमारे देश में वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वे में हम चलाते हैं। बस आगे आगे जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो फंडा है वो तो अभी भी वही है। कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम कोई भी चीज़ ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल अभी दिया प्रीवियस इसमें इंट्रोडक्शन में, कि अगर हम मॉर्निंग में सब्जी लेने या फिर वेजिटेबल या ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हमारा छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक नॉर्मल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम कोई भी चीज़ बड़े लेवल पे करेंगे तो हम लोग वही सारी चीज़ें लिखित करते हैं, तो लीगल फॉर्म होता है। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्म होना भी एक इम्पॉर्टेंट होता है इस वे में, क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंस के एरा में हुआ था, इसलिए इसी वजह से ये क्या इंग्लिश लॉ से इन्फ्लुएंस है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंट के जो डेवलपमेंट्स थे वो भी है, जैसे कि ओवर द ईयर एक्ट अंडरगो सेवरल अमेंडमेंट्स इसमें आए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में चीज़ें चेंजेस हुए। तो वो सारी चीज़ें कॉमर्शियल प्रैक्टिस, सोशल नीड्स की जरूरत हुई, ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाता है। ओके, अभी हमारा जो थर्ड जो पॉइंट था, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्या इम्पोर्टेंस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इम्पोर्टेंस, पहली चीज तो हम लोग देखते हैं नॉर्मल, जैसे सोशल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लीगल सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पार्टी। मतलब कि जैसे फर्स्ट लीगल सर्टेनिटी, अगर कोई भी चीज़ अगर मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क होना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि श्योरिटी बनती है उसमें, और सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, इनेबलिंग टू बिजनेस टू द ऑपरेट स्मूथली। कोई भी बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ट्रांजेक्शन्स के इसमें लीगल अगर फॉर्मेलिटी आती है तो बिजनेस का जो है कॉन्ट्रैक्ट वो स्मूथली रन करता है। ये हो गया लीगल सर्टेनिटी इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट चीज। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टी। लीगल कॉन्ट्रैक्ट से क्या पार्टी का प्रोटेक्शन होता है, इंश्योर करता है राइट्स ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज क्या है, एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे इंटर हो रहे हैं, एंड उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। फिर उसके बाद में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ब्रीच करती है तो हम लोग उसमें रेमेडीज भी क्रिएट कर सकते हैं। रेमेडीज, एंटिटी एग्री पार्टी टू दी लीगल रेमेडीज। जैसे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन मतलब पार्टी ने किसी भी वजह से ब्रीच कर दिया, तो उसमें वो सामने वाला पर्सन है उसको उसका एक अग्रीड पार्टी को कुछ कॉम्पनसेशन भी करना पड़ता है। हर एक इसमें नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब रहता है, तो ये एक प्रोटेक्शन भी दोनों भी पार्टी के लिए होता है। ये इम्पोर्टेंस एक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि फैसिलिटिंग टू फेयर एफिशिएंसी इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन्स में होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्ले क्रूशियल रोल इन बिजनेस
इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी एक इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। एंड ये एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रोवाइड द सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए। ये हमारा इकोनॉमिक पार्ट हो पर्सपेक्ट से हम लोग इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। सेकेंड, डिस्प्यूट्स ऑफ रिजोल्यूशन। जैसे कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है तो ये हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं विथ जैसे कि रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स अराइज हुआ है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग जो भी ट्रस्ट रिएबिलिटी इन कॉमर्शियल रिलेशनशिप है उसको हम लोग कैसे करते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रेमेडी के बारे में बताया, डिस्प्यूट्स हो गया, सू कर दिया किसी ने, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऐसी भी चीजें हैं जो कि कॉम्पनसेट करना पड़ता है, दोनों भी पार्टी को सिक्योर भी बनाता है। एंड इसमें एडेप्टेबिलिटी भी आती है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सिबल, इट कैन बी एडेप्टेड न्यू टाइप ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉमर्शियल्स प्रैक्टिसिंग this thing will be comes into the importance of contract law. And then ये हमारी जो मैंने डिस्कशन किया है इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आज का जो वीडियो है ये हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताया, तो आज मेरा इंट्रोडक्शन जो एक पॉइंट है कंप्लीट हुआ। आगे का जो है वो मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में आप सभी लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।